नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चार्जशीट ऐसी हो कि सिद्ध हो जाए अपराध, यह टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। जजों की पीठ ने कहा है कि कोई भी निर्णय है, अपने निर्णय में जो चार्जशीट दाखिल करने से संबंधित जो प्रक्रियागत स्पष्टता है उसको बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार्जशीट के कॉलम्स होते हैं वे सभी कॉलम स्पष्ट रूप से और पूर्ण रूप से वे भरे हुए होने चाहिए, यानी कि उसमें पूर्ण रूप से प्रविष्टियां होनी चाहिए, ताकि कोर्ट सरलता से ये पता कर सके कि आरोपी कौन है और आरोपी ने क्या अपराध किया है, अपराध में किसकी क्या और कितनी भूमिका है, यह चार्जशीट से ही पता चल जाए। आपराधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं या जांच एजेंसी की जो चार्जशीट होती है उसमें क्या होता है कि उसमें साक्ष्य कौन कौन से लगाए गए हैं, साक्ष्य की प्रकृति क्या है, मानक जो मानक लिए गए हैं वे ऐसे सुदृढ़ और स्पष्ट होने चाहिए कि जो साक्ष्य है उसको साबित होते ही अपराध स्थापित हो जाए। यानी कि हम बात करेंगे जो चार्जशीट है वे इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उससे अपराधी का पता लग जाए। उत्तर प्रदेश में जो दर्ज आपराधिक मामले हैं जैसे धोखाधड़ी हो गया, विश्वासघात हो गया या आपराधिक जो साजिश के आरोप हैं उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः क्या किया कि मृत व्यक्ति के जो बेटे थे उनके द्वारा दायर जो अपील थी उसकी अनुमति दे दी थी। उसमें ही इन्होंने कहा कि जो चार्जशीट है वे ऐसे होनी चाहिए कि उसकी भूमिका वह स्पष्ट होनी चाहिए। चार्जशीट दाखिल करने से संबंधित जो प्रक्रियागत स्पष्टता है उसकी प्रवृत्ति सही से होनी चाहिए, पूर्ण रूप से हर कॉलम भरे होने चाहिए, अपराध में किसकी क्या कितनी और कैसी भूमिका है यह स्पष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आरोपी ने यह आरोप क्यों किया है यह भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आरोपी की अगर भूमिका किसी से अलग है तो वह भी स्पष्ट रूप से लिखित में होना चाहिए। जो जांच के समय में जो एजेंसी सामने आई है, जो आरोपी सामने आए हैं, जो गवाह सामने आए हैं, उनके बयान, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, गवाहों की जो सूची है वे सब उसके साथ संलग्न होना चाहिए, प्रॉपर कॉलम के साथ में ही। चार्जशीट ऐसी होनी चाहिए कि एक राय में निर्णय किया जा सके, यानी कि चार्जशीट को देख करके निर्णय किया जा सके कि आरोपी कौन है। ट्रायल आरोपी या अभियोजन पक्ष पर इसका प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ा जा सके। चार्जशीट में इस प्रकार से स्पष्टता होनी चाहिए। जो चार्जशीट में जो सबूत है उसको स्पष्ट होना चाहिए कि प्रथम दृष्टया ही प्रकृति और मानक के जरिए ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपराध कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किस सोच में हुआ है, यानी कि अपराध वह सिद्ध हो जाए। चार्जशीट तब पूरी मानी जाती है जब कोई आपराधिक जो मामला है वह आगे किसी अन्य सबूत पर अगर निर्भर नहीं रहता है। जब कोई आपराधिक मामला किसी अन्य सबूत पर निर्भर नहीं रहेगा, यानी कि जो चार्जशीट में रिकॉर्ड है वे प्रॉपर रहेंगे, जो साक्ष्य है, जो सामग्री है उसके आधार पर ही ट्रायल होना चाहिए। अगर ये जो मानक है वे अत्यधिक और तकनीकी पूर्ण रहेगा तो क्या होगा कि इसका पालन करके ट्रायल में देरी नहीं होगी और इसकी वजह से जो आरोपी के लंबे समय तक जो न्यायिक हिरासत में विचाराधीन रहते हैं, कैदी के तौर पर जेल उनको काटना पड़ता है, वह नहीं काटना पड़ेगा। निर्दोष लोग ऐसे उत्पीड़न से बच सकेंगे और ये निश्चित रूप से इस पे संतुलन भी बनाया जा सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आरोपी होता है उसको भ्रम का लाभ मिल जाता है, तो ऐसा भी नहीं होगा।
जब चार्जशीट के सभी कॉलम में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होंगी तो अदालत क्या करेगी, स्पष्ट रूप से समझ सकेगी कि किस आरोपी ने कौन सा अपराध किया है। और धारा 161 के तहत जांच एजेंसी को सामने बयान और संबंधित जो दस्तावेज होंगे, उनकी गवाहों की सूची, ये सब संलग्न रहेगा। तो आरोपी के लिए अलग से साफ तौर पर यह लिखा जाना चाहिए ताकि ट्रायल में कोई भी कंफ्यूजन या भ्रम स्थिति ना रहे, क्योंकि अगर कहीं भी भ्रम रहेगा तो ये भ्रम ही आरोपी को सजा से बचा सकता है और कहीं ना कहीं ये निर्दोष को भी जो है सजा दिला सकता है। तो जब ऐसे रहेगा तो इसमें निर्दोष को सजा नहीं होगी और जो है आरोपी जो होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। चार्जशीट होती क्या है और इसका क्या महत्व होता है, हम आपको बता दें कि चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र भी कहते हैं। किसी भी मामले में जब हम एफआईआर कराते हैं उसके 90 दिनों के अंदर में पुलिस अदालत के सामने जो है चार्जशीट पेश करती है। अगर केस जो है वो लेंदी है तो 90 दिन, अगर हल्का फुल्का केस है तो 60 दिन। इसी के आधार पर अदालत जो है आरोपी के खिलाफ आरोप तय करती है या फिर आरोप निरस्त कर देती है। यानी कि चार्जशीट ऐसी अहम भूमिका निभाता है कि आरोपी ने आरोप किया है यानी कि उस पर मुकदमा चलाया जाए कि मुकदमा नहीं चलाया जाए। इसके साथ ही किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद क्योंकि जांच शुरू हो जाती है तो 90 दिन के अंदर में ही पुलिस को अदालत के समक्ष जो है वह केस से संबंधित चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर किसी जांच में मान लीजिए देरी हो रही है तो ऐसे में क्या करेगी पुलिस, 90 दिन से ज़्यादा का भी समय लगा सकती है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आरोपी को बेल मिल जाता है, आरोपी बेल का हकदार हो जाता है। तो यानी कि पुलिस 90% कोशिश यही करती है कि 90 दिनों के अंदर में उसको चार्जशीट वह दाखिल कर ली जाए। पुलिस जो है वे न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत जो है चार्जशीट पेश करती है। गंभीर मामला है तो चार्जशीट पेश करने की अवधि 90 दिन तक होती है। अगर कोई नॉर्मल मामला है, 10 साल से अधिक की सजा है तो 90 दिन, और 10 साल से कम जिस मामले में सजा है तो उसमें चार्जशीट जो है वे 60 दिन के अंदर में अगर दायर नहीं की गई है तो धारा 167 सबसेक्शन 2 के तहत जो है वह गिरफ्तार व्यक्ति को बेल मिल सकती है, बेल दी जा सकती है। इसको डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है, यानी कि चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है इसलिए उसको बेल ग्रांट हो गया है, बेल मिल गया है। ये क्या है कि ज़्यादातर लंबी अवधि तक या लंबी जांच के नुकसान से जो नियंत्रित होने के लिए इसको बनाया गया है कि किसी को इसका नुकसान ना पहुंचे। अब चार्जशीट के आधार पर अदालत तय करती है कि मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार अगर चार्जशीट दाखिल हो गया तो आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अदालत के दोनों पक्ष के वकील जो है वह बहस करेंगे। बहस होने के बाद में अदालत ये तय करेगी कि आरोपी के खिलाफ अब ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा। यदि सबूत नहीं मिले तो अदालत वहीं पर आरोपी को दोष मुक्त कर देती है। यदि सबूत मिल जाता है जांच अधिकारी द्वारा जो दाखिल है चार्जशीट, उसके बाद में न्यायालय साक्ष्य तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को संज्ञान में लेती है और फिर उन्हें समन करती है। अब चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि चार्जशीट में निम्न जो साक्ष्य हैं वे मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले कि चार्जशीट में कई कॉलम होते हैं, वे सभी कॉलम प्रॉपर रूप से भरे हुए होना चाहिए। चार्जशीट में आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से होने चाहिए, उन्होंने क्या अपराध किया है, जो उसके से संबंधित जो जांच हुई है उसकी रिपोर्ट उसमें शामिल होनी चाहिए, सबूत क्या मिले हैं, ओरल एविडेंस क्या है यानी कि गवाह, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, वे सब उसमें संलग्न होने चाहिए। गवाहों के जो बयान हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वे सब जो है चार्जशीट में प्रॉपर रूप से लगे हुए होने चाहिए। अब चार्जशीट पेश करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो पुलिस क्या करता है, उसका बयान लेता है और उसके बाद पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि ये मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले
वे उस स्थान पर पहुंच करके वहां पर जांच करे, घटनास्थल पर जा करके वहां मौजूद लोगों से पूछे, आई विटनेस का बयान ले और उन सभी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे। इसको पुलिस जांच भी कहा जाता है। फिर वह अंदाज़ा लगाती है कि यह मामला चलने योग्य है या नहीं है। अगर है तो बयान देने वाले व्यक्ति को वह पुलिस स्टेशन बुलाएगी और फिर पुलिस का अधिकारी का यह मामला अगर गंभीर प्रवृत्ति का लगता है तो पुलिस धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर लेगी और यदि नहीं तो धारा 155 सीआरपीसी के अंतर्गत एनसीआर दर्ज कर लिया जाता है और फिर संबंधित न्यायालय के अंतर्गत एफआईआर की कॉपी जो है वह 24 घंटे के अंदर में पेश कर दी जाती है। यानी कि चार्जशीट ऐसा अहम दस्तावेज है जिसमें गवाहों के बयान, शिकायतकर्ता के बयान, आरोपी के खिलाफ जो बनाई गई डॉक्टरी रिपोर्ट है, वे सब जो है दस्तावेज इसमें शामिल होता है। इन सब पर जो है अच्छे से चेक किया जाता है और उसके बाद ही ट्रायल कोर्ट में इसको पेश किया जाता है। ट्रायल कोर्ट जो है इसी को देखते हुए आरोप सिद्ध करती है। तो अगर चार्जशीट प्रॉपर तरीके से रहेगी तो न्यायालय को समय बहुत ही कम लगेगा निर्णय देने में। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड या कोई केस से रिलेटेड तो आप वह भी कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है वह बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे कि क्या होगा, हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।